हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया गया था। यानी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को। कोई दिक्कत? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे 1906 ईस्वी में। कोई डाउट? आइए हम लोग होमवर्क देते हैं और कल विश्व का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन जो है, वो सारा के सारा आज हम लोग पूछेंगे। यानी ये टीम है ए और टीम बी, दोनों से पूछताछ होगा। ठीक है दोस्त, वीडियो में बने रहिए और इसके बाद भी हम घटना चक्र के सारा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्विज करते हैं, उसमें भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भाई नए चैनल देख रहे हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ठीक है, और लाइक भी कर दें, आपकी बहन कह रही है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। आइए, संगठन है बाबू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुआ था? 1865 में। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना कब हुआ था? 1865 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है बाबू? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है बाबू? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, सार्वभौमिक डाक संघ, सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 में। हाँ, 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को हुआ था सार्वभौमिक डाक दिवस। इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे कब मनाया जाता है? डाक दिवस कब? तो 9 अक्टूबर को। ठीक, अच्छा, इसका अगर हेड क्वार्टर बात करेगी कहाँ है सार्वभौम डाक संघ के हेड क्वार्टर? बर्न, स्विट्जरलैंड में ही है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919। 11 अप्रैल 1919 को। यानी 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रतिवर्ष 1 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। विश्व क्या चीज़? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक, आइए हाँ, इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। बहुत बढ़िया। बताइए, विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना कब हुआ था? WTO 1925 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में। यानी स्पेन के राजधानी दोस्त मैड्रिड है। वहीं पर किस चीज़ का? तो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन WTO। एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। एक होता है WTO यानी वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व कौन सा? पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1925 में। और हेड क्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, यानी स्पेन के मैड्रिड में। ठीक है, अच्छा, आइए, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को। हेड क्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल, कनाडा। बहुत बढ़िया। यानी 7 दिसंबर 1944 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में किसका बाबू स्थापना हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। मॉन्ट्रियल, कनाडा को देखकर क्या ख्याल आया? मॉन्ट्रियल कनाडा का जो दोस्त है मॉन्ट्रियल शहर, उसी में 16 सितंबर 1887 को मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसका संबंध किससे है बाबू? उसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसका संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, अच्छा जी, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन परत के जो छिद्र का खोज किसने किया था? फोरमैन ने। किसने? फोरमैन ने। ओजोन परत के छिद्र का खोज सर्वप्रथम अंटार्कटिका में किया गया था। अंटार्कटिका के ऊपर फोरमैन ने देखा था। किसने? फोरमैन ने।
खुद ही कहते हैं। अंटार्कटिका को देखकर क्या ख्याल है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, या गतिशील महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका में विंसन मासिफ सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका के विंसन मासिफ जो है ना, वह सबसे ऊंची चोटी है। और वहाँ क्वीन मोड एक पर्वत है। क्वीन मोड पर्वत क्या करता है कि अंटार्कटिका के 2 भागों में बांटता है। क्वीन मोड पर्वत कहाँ है? अंटार्कटिका में। अब वह क्या करता है? अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटता है। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान स्थापित केंद्र, जो अनुसंधान संस्थान है, स्थापित किया गया था। कौन कौन? तो पहला है दक्षिण गंगोत्री। पहला का नाम है दक्षिण गंगोत्री। 1983 से 84 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा कौन है? तो मैत्री। मैत्री कब? तो 1990 से 92 में। 1990 से 92 में मैत्री अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। तीसरा बात करें तो भारती को कब इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था? तो 2012 में। समझ में आ गया ना अंटार्कटिका के बारे में? ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ओजोन। ओजोन परत किससे क्षय होता है बाबू? तो CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षय कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ठीक है। ओजोन जो परत है, ओजोन का खोज बता दिए। ओजोन का फार्मूला क्या होता है बाबू? O3। यानी ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। और ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। खुद दिक्कत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल के ऊपरी परत में। समताप मंडल के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है बाबू? ओजोन परत। बहुत बहुत बढ़िया। आइए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था? 16 किधर था? अच्छा, इधर था। यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर ना, 16 अक्टूबर, इसमें अप्रैल दिया है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? रोम में। इटली के रोम में क्या है बाबू? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है इटली के रोम में। प्रति वर्ष विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन कब मनाया जाता है बाबू? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को, क्योंकि खाद्य दिवस ना, फूड, हाँ, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को कहा हुआ था कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम और इटली के मुद्रा कहेगा तो लीरा। ठीक है। अब देखिएगा, जो ये थी है ना, ये क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है बाबू? सिसिली द्वीप है। और सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है बाबू? तो इटली का। सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? वाशिंगटन DC में। ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के उपरांत हुआ था। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। और उसी में क्या कहा गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना के बारे में उल्लेख हुआ, जिक्र हुआ, और जाकर क्या हुआ कि इसके उपरांत क्या हुआ कि 1945 में दोनों का स्थापना हुआ। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ? 1945 में। किस सम्मेलन से? तब ब्रेटन वुड सम्मेलन से। समझ में आ गया? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। अच्छा सर, और क्या इसे क्वेश्चन उठाता है? तो इसे ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। यानी दोनों संस्था को किस नाम से जानते हैं? ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। चलिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यानी यूनेस्को की स्थापना 1945 में, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ठीक।
पेरिस फ्रांस की राजधानी है। आप फ्रांस की राजधानी पेरिस को सूरा और सुंदरियों का नगर कहते हैं। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार यानी IMO अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948 में। 17 मार्च 1948 को IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के लंदन में। अब ब्रिटेन के ब्रिस्टल में क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? 1833 में। तब रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में। आइए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में। बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। ठीक, आइए WMO हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1948। हाँ, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है बाबू? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका तो हो गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO विश्व मौसम संगठन का स्थापना कब हुआ था? नहीं, वो था अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन था 1948 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का 1951 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के वियना में है। बहुत बढ़िया, बहुत बेमिसाल। आइए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। इसका वियना यानी इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन के भी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में ही है। अच्छा जी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना 1976 में। कब? 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? रोम, इटली में। यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। यानी ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना 1976 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इटली की राजधानी रोम में है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। यानी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप बताइए कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT का स्थापना कब हुआ था? कल बताया था मैं कि CTBT गुम हो गई 1996 में। कब? 1996 ईस्वी में। ठीक है, ठीक, 19 नवंबर 1996 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कि कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वियना, ऑस्ट्रिया में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन का स्थापना 1997 ईस्वी में और 1997 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? द हेग, नीदरलैंड में। कोई दिक्कत है? 1997 से 100 वर्ष नीचे आइएगा तो 1897 आएगा। 23 जनवरी 1897 को डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अब महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। नहीं तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं अब बहुत फ्रेश क्वेश्चन के साथ घटना चक्र के। ठीक है, चलिए दोस्त, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है बाबू? खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं कौन कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो के मंदिर 4 धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था बाबू? चंदेल शासकों ने।
और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में निर्मित है। देखिए शैली की बात करें तो पंचायतन शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है, वेसर शैली होता है, नागर शैली। उत्तर भारत के जितना भी मंदिर है सब नागर शैली। दक्षिण भारत के 10 से द्रविड़ और 10 से दक्षिण, यानी दक्षिण भारत के जितना मंदिर है सब द्रविड़ शैली में। और जो बीच का है बाबू वो वेसर शैली, यानी जो नागर और द्रविड़ शैली दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। चंदेल शासकों कहिए, चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को, यानी खजुराहो में जो मांतगेश्वर का मंदिर है ना बाबू, वह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, यानी सोमनाथ का मंदिर किस देवता का मंदिर है? शिव का। कंबोडिया में जो मंदिर है वह किस देवता का मंदिर है? विष्णु का। किसका? विष्णु का। बहुत बढ़िया। कंदरिया महादेव 64 योगिनी, 10 अवतार तथा चित्र युग में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो 10 अवतार मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है और चित्रगुप्त मंदिर है, लेकिन 10 अवतार मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। ठीक है। मुरैना के प्रसिद्ध स्थित जो 64, सुनिएगा, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है बाबू? तो सुनिएगा सत्य कथन। यह कक्ष पघाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। जो 64 योगिनी मंदिर है ना बाबू, कौन मंदिर? 64 योगिनी जो मंदिर है वह एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय जो संसद भवन था ना पुराना वाला, नया वाला कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पुराना वाला संसद भवन तो वृत्ताकार था। पुराना वाला संसद भवन कैसा था? वृत्ताकार था। तो ऐसा प्रेरणा लिया जाता है कि जो संसद भवन का निर्माण किया गया था तो वह खजुराहो के मंदिर जो 64 योगिनी मंदिर है ना खजुराहो में, उससे प्रेरित होकर यह इसको बनाया गया था संसद को। कोई दिक्कत है? और संसद भवन का निर्माण किसने किया था? लुटियंस ने। किसने? लुटियंस ने। ठीक है। डिजाइन तैयार किया था 1921 में। हाँ 21 से 26, 21 में निर्माण कार्य चालू हुआ था, 26 में कंप्लीट, 26-27 में कंप्लीट हुआ था। सही सुमेलित कीजिए। देखिए स्थापत्य अवस्थित है, यानी स्थापत्य कौन कौन सा है और वह कहाँ स्थित है। जैसे स्तूप बात करें तो कहाँ है बाबू? सांची में। स्तूप कहाँ है? सांची में। ठीक। चित्रकारी किससे संबंधित है? तब बाघ, चित्रकारी बाघ से संबंधित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ है? तो मथुरा में। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ है? मथुरा में। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। और 10 अवतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। 64 योगिनी मंदिर कैसा है? वृत्ताकार मंदिर है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर में नहीं है, मांडू का महल। मांडू का महल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर शामिल है, भीमबेटका की गुफाएं शामिल है, सांची के स्तूप शामिल है। ठीक है। ये सब शामिल है, लेकिन मांडू का महल शामिल नहीं है। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन सुनिएगा। देखिए, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में मनाया जाता है। गुप्त काल में मनाया जाता है। लड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। जो कांची का कैलाश मंदिर है ना, वह पल्लवकालीन स्थापत्य कला है। अब पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? शिव विष्णु। कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक शिव विष्णु थे। और इसका राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। ठीक है। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है
ग्वालियर का तेली मंदिर, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ना बाबू, वह किससे, तो द्रविड़ शैली से बना है। किससे, द्रविड़ शैली से बना है। द्रविड़ शैली अभी बताया ना मैं कि दक्षिण भारत के जितने मंदिरें हैं ना, सबकी शैली में द्रविड़ शैली में निर्मित है। 109 गुफाएं किस मंदिर में है, तो कन्हेरी में। यानी 109 गुफाएं किस मंदिर में है बाबू, तो कन्हेरी के गुफाएं में है, या कन्हेरी मंदिर में है। कितने, तो 109 गुफाएं। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर के। आबू का जो जैन मंदिर है ना बाबू, वह संगमरमर से। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है ना, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। माउंट आबू जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। वहाँ पर जो है राजस्थान में माउंट आबू, तो वह किससे मंदिर निर्मित है, संगमरमर से। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ समर्पित पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। अब भावनगर कहाँ है बाबू, गुजरात में, ठीक है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित पाली ताड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है, भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के लिए है बाबू, किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म से। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन, शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो देखिए, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक बौद्ध और शैव का है, बौद्ध और शैव का है। देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राष्ट्रकूटों का। एलिफेंटा के मंदिर किसने निर्माण किया था बाबू, तो राष्ट्रकूटों ने। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विश्व विख्यात है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वह त्रिमूर्ति के लिए विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात है। सुनिएगा, कह रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं, तो नासिक में, एलोरा में और अजंता में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ अवस्थित है बाबू, तो नासिक में, एलोरा में और अजंता में, ठीक। एलिफेंटा नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता। अजंता का मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं एलिफेंटा के कहेगा तो बौद्ध और शैव से, बौद्ध और शैव से, मुख्यतः कहेगा तो शैव धर्म से, ठीक है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है तो हिंदू, बौद्ध, जैन से, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से, हिंदू, बौद्ध और जैन से। कौन, एलोरा के गुफा मंदिर। एलिफेंटा के कहेगा तो केवल बौद्ध और शैव से, बौद्ध और शैव से। अच्छा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफा और एलिफेंटा दोनों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। यह दोनों कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं हैं। सुनिएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलीकृत गुफाओं से कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा में गुफाएं बौद्धों, हिंदुओं तथा जैनों से संबंधित है। जो एलोरा के गुफा मंदिर हैं वह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है, लेकिन एलिफेंटा के बौद्ध और शैव से संबंधित है, ठीक। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है तो कैलाश मंदिर और एलोरा को। कैलाश मंदिर, एलोरा को, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ना उसको शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। यानी राष्ट्रकूट का जो शासक था ना कृष्ण फर्स्ट, उसने किसका निर्माण कराया था बाबू, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने। कृष्ण फर्स्ट किस वंश का था, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। कृष्ण फर्स्ट शासक जो था वह कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक। अच्छा जी, राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था किससे, तो जैन धर्म को। यानी राष्ट्रकूटों का अगर कहेगा कि संरक्षण किससे प्राप्त था, तो जैन धर्म से। यह पेपर में क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है, ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है बाबू, तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं मौजूद है या स्थित है।
देखिए गुप्त मंदिर, गुप्त काल के जो मंदिर है और स्थान बता रहा हूँ। ईंट निर्मित मंदिर कौन है? ईंट से निर्मित मंदिर भीतर गांव मंदिर, यानी भीतर गांव मंदिर किससे बनी है? ईंट से। दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। ईंट निर्मित मंदिर कहाँ स्थित है? भीतर गांव में। अच्छा, शिव मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा में। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा। और विष्णु मंदिर एरण में। ठीक है, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? एरण में। सुनिएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन क्या है? अभी बताया ना मैं, भीतर गांव जो मंदिर था, सॉरी भीतर गांव जो ईंट निर्मित मंदिर था भीतर गांव में, उसके बारे में सुनिएगा। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यानी इसका खास बात क्या है कि यह मंदिर जो है प्राचीनतम काल के मंदिर है, और जो कि ईंटा से निर्मित है और कुछ कंक्रीट या पत्थर से निर्मित नहीं है। और सोचिए कि आज तक है स्ट्रॉन्ग। यही भीतर गांव मंदिर की खासियत है। अब भुला जाइएगा, भीतर गांव मंदिर का क्या खासियत है बाबू? तो वह यूपी के कानपुर में है, वह केवल ईंट से निर्मित है और वह प्राचीनतम यानी गुप्त काल का मंदिर है। समझ में आ गया ना? यह 5वीं के 6ठी शताब्दी के मध्य के बना हुआ है। सोचिए, आज 21वीं सदी चल रहा है, शताब्दी। सोचने वाली बात है ना। इसीलिए इसका मतलब कि मुख्य ये थी है, विशेषता है। कौन सा मंदिर के? तो भीतर गांव में जो है ना ईंट से निर्मित मंदिर है, वहीं। अजंता की कला को प्रश्रय दिया वाकटक तथा गुप्तों ने। अजंता की जो कला था उसको प्रश्रय किसने दिया बाबू? तो वाकटक तथा गुप्तों ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं। तो जातक कथाओं से देखिए, जातक का संबंध पूछेगा कि किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है कि जैन धर्म से? जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है। जातक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से। ठीक है। और जातक जैन मत मार के आ जाइएगा, जातक का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से। तो अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत एवं जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं। तो जातक कथाओं से, अजंता की गुफाएं, ठीक है, जातक की कथाओं से। अच्छा, ये बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत का, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदाऊनी ने। बदाऊनी ने, बहुत सुंदर। किसने? बदाऊनी ने। अच्छा, रामायण के लेखक कौन है बाबू? वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि। ठीक है। सही कथन सुनिएगा। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। कल मैं हिस्ट्री में बताया था कि वाघेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1818 से 19 में। 1818 से 19 में वाघेरा का युद्ध, जो कि बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा, गुजरात। डू यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम कहिंग? समझ में आ रहा है ना? कहिंग के मतलब टेलिंग सर। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक बार समझेंगे ना जी। आइए, तनी मनी खींच देते हैं, भोजपुरी प्लस हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, हाँ, तीनों। ठीक है। सही कथन सुनिएगा। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। अब वाघेरा के युद्ध कहेगा तो कब हुआ था? 1818 से 19 में। कहाँ? बड़ौदा। कहाँ? गुजरात में। बहुत सुंदर। भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है। कौन बाबू? तो अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को, यानी भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। कौन बाबू? तो अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को। लेपाक्षी मंदिर को। बहुत शुक्रिया। और तो बाबू, हम्पी का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। कहाँ है? पुदुचेरी। ओरेविले तमिलनाडु में। बंदरगाह है ओरेविले बंदरगाह दोस्त, खुद ही कहते। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था बाबू?
नरसिंह वर्मन प्रथम ने, यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था ना, वह किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चोडगंग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऐसे याद रखेगा कि गंग वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ दोस्त, जो उड़ीसा में मारिएगा ना जितना भी है, सब गंग वंश के शासक निर्माण करके चला गया। कौन वंश के? जुगाड़ है, सब देहाती जुगाड़। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो कोणार्क के मंदिर को। कोणार्क के काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा कहाँ है? गुजरात, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गाँव, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गाँव कौन है? मोढेरा। कहाँ है बाबू? गुजरात में। ठीक, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अच्छा, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है बाबू? तो लिंगराज का मंदिर। जो लिंगराज का मंदिर है ना, वह नष्ट होने से बचे और मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन था? लिंगराज का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के अगर मंदिर कहेगा ना कि किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में। देखिए, ये उत्तर भारत की ओर पड़ता है ना, नागर शैली में। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। किस चीज़ से? तो लकड़ी से, लकड़ी की बनी है। फिर से सुनिएगा, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में, गर्भगृह माने समझती है बीचों बीच, मंदिर के बीचों बीच को गर्भगृह कहते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। किस चीज़ से? तो लकड़ी की बनी हुई है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है तो मार्कंडेश्वर मंदिर को, यानी विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है किसको बाबू? मार्कंडेश्वर मंदिर को। मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर? तो जावा पर ही कौन है? बोरोबदूर स्तूप। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में, जावा द्वीप पर। अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने निर्माण कराया था। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कोई दिक्कत है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है बाबू? अक्सर पेपर में पूछा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो प्रवेश द्वार यानी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, बहुमंजिला भवन से, यानी तोरण के ऊपर बने या प्रवेश द्वार के ऊपर बने बहुमंजिला भवन को क्या कहते हैं बाबू? गोपुरम के नाम से जाना जाता है। बहुत बार यह पेपर में पूछता है कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनाया गया पल्लव द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव शासकों द्वारा। चोल, पल्लव, चेदी तथा चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बाबू? तो पल्लव ने। महाबलीपुरम में कैलाश मंदिर का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बाबू? पल्लव ने। ठीक है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनाया गया था तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। ठीक। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ क्या है? सबसे छोटा रथ है, सबसे छोटा रथ है। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब हम करेंट पढ़ाते हैं। ठीक, आज के करेंट सुनिएगा। हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत। यानी झारखंड में जो आयोजित हुआ है महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन है? भारत है। इसका आयोजन झारखंड में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है बाबू? झारखंड की राजधानी रांची। रांची किस द्वीप पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है।
दामोदर नदी के नाम सुनी है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। ठीक है। दामोदर नदी का जो बेसिन है ना, बेसिन माने समझ रहे हैं दोस्त, जैसे नदिया के जो अगल बगल का क्षेत्र होता है ना, उसी को नदी का बेसिन कहते हैं। तो दामोदर नदी का जो बेसिन है वह कोयले के खदान के लिए भरपूर है। कोयले के खदान से क्या है? समृद्ध है। समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, इसका शुभंकर क्या था बाबू? यानी जो इस महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ ना, इसका शुभंकर क्या है? तो जूही, यानी एक हाथी। जूही क्या है? तो एक हाथी का नाम है। जूही क्या है? एक हाथी का नाम है, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वहीं पर झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में ही। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज है। अब कहेगा कि टाइम आउट, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अरे कैमरा भैया, कैमरा वाले भैया ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। टाइम आउट, टाइम आउट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा इधर कि टाइम आउट क्या होता है। आज भी दोस्त बहुत बढ़िया अभी जो चल रहा है वनडे, आईसीसी वनडे विश्व कप चल रहा है ना, खुद ही कहते हैं। ध्यान से समझना हुआ क्या है कल की घटना, कि कल श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच था। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच था। श्रीलंका के खिलाड़ी था एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के खिलाड़ी था? श्रीलंका के। वह बैटिंग कर रहा था। तो यह एंजेलो मैथ्यूज जो था, इससे पहले एक आउट हुआ खिलाड़ी। आउट होकर जाता है ना अपना, और फिर उधर से एक आता है। तो इसके जाने और उसके आने में 2 मिनट का समय दिया जाता है। पहले यह 3 मिनट का समय दिया जाता था, इस बार से 2 मिनट लगा दिया गया है। क्या चीज़? 2 मिनट का लगा दिया गया है। कल की घटना है। हुआ क्या है कि आज तक यह क्यों हम सर करेंट में पढ़ा रहे हैं इतना छोटा बात, तो दोस्त आज से 146 साल से क्रिकेट मैच हो रहा है। 146 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जो टाइम आउट से खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया गया है। यानी टाइम आउट के वजह से कोई खिलाड़ी पिच से बाहर हो गया है। तो हादसा क्या होता है, कल घटना क्या हुआ है दोस्त, कि जो ही मैथ्यूज आते हैं, इससे जो पहले आउट होकर गया, अब मैथ्यूज आता है, तब तक इसको टाइम हो गया 1 मिनट 47 सेकेंड। 1 मिनट 47 सेकेंड। 2 मिनट में 60 दूनी 120, ठीक है, इसको उतना टाइम हो गया। और दूसरे में अब जब खेलने चला तो इससे पहले 2 मिनट हो गया था, ठीक है, 2 मिनट में कुछ कम था। आज जब ये खेलने चला ना, तो इसका हेलमेट जो है वह क्या था कि टूटा हुआ था थोड़ा सा कहीं पर। तो उसको अब इंटरचेंज करने के लिए, अभी खेलना चाहिए था इसको, तो अब इंटरचेंज करने के लिए बोला दिया, उधर से चला गया हेलमेट लाने के लिए। अब इसको टाइम 2 मिनट से ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? 147 सेकेंड हो गया। 147 पर पिच पर खेलना स्टार्ट किया था। 60 दूनी 120, 2 मिनट तो पार कर गया। समझ में आ गया ना? तब तक जो अपोजिट पार्टी था, यानी जो बांग्लादेश का प्लेयर था, जो कप्तान था, उसने क्या कर दिया कि अगेंस्ट में आ गया इसके। अपील कर दिया, अपील दायर किया किससे? अंपायर से, कि आप इनको टाइम आउट दे दीजिए। तो कह रहा है कि खेल भावना दिखा रहे हैं ना, आप सही में सीरियस हैं, वो सोचलस कि मजाक कह रहे हैं। तो कहें कि आज तक इतिहास ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा घटना हुआ है कि टाइम आउट कोई खिलाड़ी अभी आइए रहा है, 0 बॉल पर 0 आउट, यानी 0 बॉल पर 0 रन, 0 बॉल 0 रन आउट भी हो जाए। ऐसा कभी संभव है का? विश्व में कभी संभव है? कम से कम कोई भी 1 बॉल फेंकेगा तो 0 पर रन पर आउट हो जाएगा, लेकिन 1 बॉल तो हो जाएगा ना। लेकिन इतिहास से यह बदल दिया गया, उसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। नहीं कि 146 साल में ऐसा पहली बार रिकॉर्ड हुआ है, जो क्या हुआ है, टाइम आउट के वजह से उसको पिच पर आया और टाइम आउट की वजह से आउट दे दिया गया। लास्ट में हेलमेट फेंक के चल दिया, देखना कल के वीडियो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा घटना हुआ है। तो उस प्लेयर, इसलिए यह देखिए पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, 100% आगामी एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज है, कहाँ के? श्रीलंका के। ये 146 साल में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ है।
146 साल में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ है। कोई खिलाड़ी जब आउट होता है तो अगली खिलाड़ी आने तक का टाइम 2 मिनट रहता है, जो पहले 3 मिनट था, अब से इस बार से क्या हो गया है, 2 मिनट हो गया। यह मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में हो रहा था, ठीक है, बांग्लादेश के बीच हो रहा था। हाल ही में टाइम मैगजीन ने शेख हसीना जुल्फों वाली शेख हसीना को, यानी हाल ही में टाइम मैगजीन ने शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं को अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। कवर स्टोरी में जगह दी है। कवर स्टोरी मैंने जानती हो, मेन फ्रंट पर जो पेज होता है ना, उस पर शेख हसीना जुल्फों वाली का फोटो रहेगा। शेख हसीना का क्या रहेगा, फोटो रहेगा। समझ में आ गया। वो प्रधानमंत्री है कहाँ के, बांग्लादेश का। और वो है मात्र, जानते हैं कितने वर्ष के हैं, 76 वर्ष के। कहता क्या है, मात्र दोस्त है भी एकदम यंग फिट फॉर 76 वर्ष के खाली हुआ है, ठीक ना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, तो वह 76 वर्ष के हैं और उनको फ्रंट पेज पर आप लोग तो समझ रहे होंगे कि ना 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 बढ़िया हुई, अभी तो 25-30 के उम्र हुई, हाँ जुल्फों वाली है तो ना, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने, ये तो हो गया, न्यूजीलैंड के वर्तमान पीएम क्रिस्टोफर लैक्सन है। न्यूजीलैंड के वर्तमान में पीएम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्रिस्टोफर लैक्सन। क्रिस्टोफर प्रथम बार, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किसने दिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही सर्वप्रथम ये जो विश्व इन्वायरमेंट है ना, ग्लोबल वार्मिंग पर अपना यहाँ वो रोक लगाया है। कार्बन जो है ना, कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन हुआ है, न्यूजीलैंड ही। कोई दिक्कत है। न्यूजीलैंड को और किस नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड को और किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए कि न्यूजीलैंड को अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक। उसको दक्षिण का कुछ कहा जाता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। एनएमडीसी लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। एनएमडीसी लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। एनएमडीसी क्या है बाबू, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। एनएमडीसी के मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। एनएमडीसी का स्थापना कब हुआ था, 1958 में। यह सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाली कंपनी है। एनएमडीसी जो है, यानी कहने का मतलब है राष्ट्रीय खनिज विकास जो निगम है, यह लोहे का उत्पादन सबसे अधिक करता है। हाल ही में एनटीपीसी आरईएल यानी एनटीपीसी के एक इकाई है आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना कच्छ के गुजरात में शुरू की है। कहाँ पर, कच्छ के गुजरात में शुरू की है। इसकी 50 मेगावाट क्षमता है। इसकी क्षमता कितना है बाबू, देखो आरईएल जो कंपनी है ना, आरईएल जो कंपनी है वह एनटीपीसी के ही एक अंगीकृत कंपनी है, ठीक है, अंग है। वह क्या किया है कि दयापार पवन परियोजना कक्ष, यानी पवन ऊर्जा से वह विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। कितना इसका क्षमता है बाबू, 50 मेगावाट क्षमता है। हाल ही में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त पद पर हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसको नियुक्त किया गया है, हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया याद कर लेना, हीरालाल सामरिया, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, यानी सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है बाबू, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना 2005 के अधिनियम से हुई। यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब हुई थी, 2005 के अधिनियम से। भारत के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त पूछ देगा कि कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्लाह यह भारत के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त में कुल 1+10 यानी 1 तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य कितने अन्य सदस्य हो सकते हैं, 10। इसमें इसकी नियुक्ति कौन करता है बाबू, तो पीएम, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री के सुझाव पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। हाल ही में नासा के सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया है। किसने बाबू,
नासा ने लॉन्च किया है। मामला क्या है कि मामला है कि पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक तारा का अवशेष टूट गया है। 2600 प्रकाश वर्ष दूरी पर, ठीक है, क्या हुआ है, एक तारा टूट गया है। ग्रेविटेशनल की गड़बड़ी के चलते, कमजोर वजह होने के चलते उसका क्या हुआ, तारा का टूट गया है, तारा टूट गया है। अब उसके अध्ययन के लिए हबल टेलीस्कोप से इसको देखा गया है, ठीक है। उसको अध्ययन के लिए इसको इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च कर रहा है कौन, नासा, कि उसका क्या हाल है, क्या क्या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हबल टेलीस्कोप से उसको देखा गया, तो हबल टेलीस्कोप का पूछ देगा कि उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि खगोलीय पिंडों को देखने में, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 पार्सेक, नहीं, हाँ गड़बड़, 15 किलोमीटर, 9.16 है, 9.26, ठीक है, 9.106 ऐसे करके होता है, गुणा 10 के पावर -15, सॉरी 10 के पावर 15 ये होता है मीटर, ठीक है, 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए हाल ही में नासा के सुपरनोवा, ये तो हो गया। देखिए जल के लिए महिलाएं के लिए जल अभियान आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है, हरदीप सिंह पुरी, यानी हरदीप सिंह पुरी हैं। उद्देश्य क्या है, तो जल को स्वच्छ करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देना, जल कैसे स्वच्छ करना है महिला को ट्रेनिंग देना, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 15B के तहत INS इम्फाल अंतिम युद्ध पोत लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 15B के तहत INS इम्फाल को अंतिम युद्ध पोत है, इसको लॉन्च किया है। हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता मेल में कौन है बाबू, तो मेल में विदिशा है और फीमेल में कहेगा था आर वैशाली है। ये दोनों देखिए शतरंज के खिलाड़ी है, दोनों भाई बहन है, दोनों कौन कौन, तो विदिशा गुजरात के रहने वाली है और आर वैशाली इसकी बहन है। हम लोग में भाई बहन में खूब मारा मारी नहीं। इसकी आयोजन कहाँ हुआ है, यूके में हुआ है। कहाँ पर, यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारा के सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे, याद किए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा, माने आने वाला समय के लिए, नेक्स्ट डे के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए फाउंटेन पेन का खोज किसने किया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।